क्या हम महत्वपूर्ण फैसलों में हमेशा सही दिशा चुनते हैं? कौन से मानसिक शॉर्टकट हमें गुमराह करते हैं? क्या खुशी पाना इतना आसान है जितना हम सोचते हैं? अगर ये सवाल आपके मन में घूम रहे हैं, तो नोबेल पुरस्कार विजेता मनोवैज्ञानिक डेनियल काहनमैन की किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो आपको हमारे दिमाग की जटिल प्रक्रियाओं की गहराई से परिचित कराएगी। काहनमैन इस किताब में बताते हैं कि हमारे दिमाग में दो अलग अलग सोचने की प्रणालियां काम करती हैं। सिस्टम 1, यह हमारा तीव्र और स्वचालित सोचने का तरीका है। यह सहज ज्ञान और आदतों पर आधारित होता है। जैसे ही हम किसी परिस्थिति का सामना करते हैं, यह सिस्टम जल्दी से किसी नतीजे पर पहुंचने का प्रयास करता है। उदाहरण के तौर पर, शाम को अचानक बारिश होने पर आप बिना सोचे समझे छाता लेने का फैसला कर लेते हैं। सिस्टम 2, यह हमारा धीमा और सोच समझकर चलने वाला तरीका है। यह तर्क और विश्लेषण पर आधारित होता है। जटिल परिस्थितियों या महत्वपूर्ण फैसलों में सिस्टम 2 सक्रिय होता है। उदाहरण के लिए, जब आप नया घर खरीदने का फैसला करते हैं, तो आप विभिन्न विकल्पों पर गौर करेंगे और उनके फायदे नुकसान का तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे। यह सब सिस्टम 2 का काम है। काहनमैन बताते हैं कि दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर वक्त हमारा सिस्टम एक ही काम कर रहा होता है। यह तेज और कम मेहनत वाला रास्ता है, लेकिन यही वजह है कि हम कई बार गलतियां भी कर बैठते हैं। काहनमैन इस किताब में इन 2 सोचने के तरीकों के बारे में विस्तार से बताते हैं, साथ ही यह भी कि हमारी सोच में कैसे गलतफहमियां और पूर्वाग्रह घुसे होते हैं और वे हमारे निर्णयों को किस तरह से प्रभावित करते हैं। अगर आप इस बारे में बेहतर समझ हासिल करना चाहते हैं कि आप कैसे सोचते हैं और कैसे ज्यादा जागरूक और बेहतर निर्णय लेने वाले बन सकते हैं, तो थिंकिंग फास्ट एंड स्लो किताब आपके लिए जरूरी है। हमारे दिमाग में एक दिलचस्प खेल चल रहा है 2 किरदारों के बीच। यह एक फिल्म जैसी कहानी है जिसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव, ड्रामा और विरोधाभास हैं। 2 किरदारों में से एक है सिस्टम 1 जो स्वचालित और भावनात्मक है, और दूसरा है सिस्टम 2 जो परिपक्व, धीमा और गणना करने वाला है। जब इनका सामना होता है, तो इनकी बातचीत यह निर्धारित करती है कि हम कैसे सोचते हैं, निर्णय लेते हैं और कार्य करते हैं। सिस्टम 1 मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो सहज रूप से और अचानक काम करता है, अक्सर बिना किसी सचेत नियंत्रण के। जब आप बहुत तेज और अचानक आवाज सुनते हैं, तो आप इस सिस्टम को क्रियाशील रूप में अनुभव कर सकते हैं। आप क्या करेंगे? आप तुरंत और स्वचालित रूप से अपना ध्यान उस पर केंद्रित कर देंगे। यह सिस्टम 1 है। यह प्रणाली लाखों वर्षों के विकास की विरासत है और इसका महत्वपूर्ण लाभ त्वरित निर्णय और आकलन करने की क्षमता में निहित है। सिस्टम 2 वह है जिसका मतलब हम तब समझते हैं जब हम किसी व्यक्ति के निर्णय लेने, तर्क करने और विश्वासों के लिए जिम्मेदार मस्तिष्क के हिस्से की कल्पना करते हैं। यह मन की सचेत गतिविधियों जैसे कि आत्मनियंत्रण, चुनाव और जानबूझकर ध्यान केंद्रित करने को नियंत्रित करता है। उदाहरण के लिए, कल्पना करें कि आप भीड़ में एक लड़की की तलाश कर रहे हैं। आपका दिमाग जानबूझकर काम पर ध्यान केंद्रित करेगा और यह व्यक्ति की विशेषताओं या उसके निर्देशांक निर्धारित करने में मदद करने वाली किसी भी चीज को याद रखेगा। यह क्षमता विकर्षण को समाप्त करती है, जिससे आपको प्रासंगिक विषयों को अनदेखा करने में मदद मिलती है। यदि आप जानबूझकर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप उसे कुछ ही मिनटों में पहचान सकते हैं, जबकि अगर आप विचलित हैं, तो आपको उसे खोजने में मुश्किल होगी। जैसा कि आप अगले भाग में देखेंगे, इन 2 प्रणालियों के बीच का संबंध यह निर्धारित करता है कि हम कैसे व्यवहार करते हैं। सिस्टम 2 आलसी है। जड़ता गलतियों को जन्म दे सकती है और बुद्धिमत्ता को प्रभावित कर सकती है। यह देखने के लिए कि दोनों प्रणालियां कैसे काम करती हैं, निम्नलिखित प्रसिद्ध स्टिक एंड बॉल समस्या को हल करने का प्रयास करें। एक बल्ले और गेंद की कुल कीमत $1.10 है। बल्ला गेंद से $1 महंगा है।
तो गेंद की कीमत कितनी है? जो कीमत दिमाग में सबसे पहले आती है वह 10 सेंट है। यह प्रतिक्रिया एक भावनात्मक और स्वचालित प्रणाली का परिणाम है और यह काम कर रहा है। कुछ सेकंड लीजिए और इस समस्या को हल करने का प्रयास कीजिए। क्या आपको अपनी गलती दिख रही है? सही उत्तर 5 सेंट है। अभी जो हुआ वह यह है कि आपका आवेगपूर्ण सिस्टम एक ने नियंत्रण ले लिया और अपने आप ही आपकी आंतरिक भावनाओं पर भरोसा करके प्रतिक्रिया दी। लेकिन यह बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करता है। आमतौर पर जब कोई अस्पष्ट स्थिति सामने आती है तो सिस्टम एक समस्या को हल करने के लिए सिस्टम 2 को बुलाता है। लेकिन इस समस्या में सिस्टम 1 को धोखा दिया गया। यह समस्या को बहुत सरल मानता है और गलती से यह मान लेता है कि इसे हल किया जा सकता है। स्टिक एंड बॉल समस्या हमारी आलसी मानसिक श्रम की प्रवृत्ति को उजागर करती है। जब मस्तिष्क सक्रिय होता है तो हम आमतौर पर केवल न्यूनतम मात्रा में ऊर्जा का उपयोग करते हैं जो उस कार्य के लिए पर्याप्त होती है। इसे न्यूनतम प्रयास के नियम के रूप में भी जाना जाता है। चूंकि सिस्टम 2 के साथ उत्तरों की समीक्षा करने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है, इसलिए जब मन को लगता है कि सिस्टम 1 का उपयोग करना ही पर्याप्त है तो वह ऐसा नहीं करेगा। आलस्य हानिकारक है क्योंकि सिस्टम 2 का अभ्यास मानव बुद्धि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शोध से पता चलता है कि सिस्टम 2 कार्य करने के लिए ध्यान और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है, जो हमें अधिक बुद्धिमान बनाता है। स्टिक एंड बॉल समस्या इसे दर्शाती है क्योंकि हमारा दिमाग सिस्टम 2 का उपयोग करके हमारे उत्तरों की दोबारा जांच कर सकता था और इस तरह आम त्रुटि से बच सकता था। यदि हम सिस्टम 2 का उपयोग करने में आलसी और सुस्त हैं, तो हमारा दिमाग अपनी बुद्धिमान शक्ति को सीमित कर देगा। पहला अनुभवात्मक स्व है, जो वर्तमान में आप कैसा महसूस कर रहे हैं, इसे रिकॉर्ड करता है। यह पूछता है, मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूं। दूसरा फ्लैशबैक है, जो पूरी घटना को रिकॉर्ड करता है और पूछता है, मैं सामान्य रूप से कैसा महसूस कर रहा हूं। अनुभवात्मक स्व स्वयं घटना का अधिक सटीक वर्णन करता है क्योंकि उस क्षण हम कैसा महसूस कर रहे होते हैं यह सबसे सटीक होता है। लेकिन फ्लैशबैक स्व उतना सटीक नहीं होता क्योंकि यह घटना के समाप्त होने के बाद केवल कुछ प्रमुख यादों को ही रिकॉर्ड करता है। स्मृति के अनुभव पर हावी होने के 2 कारण हैं। पहला कारण अवधि उपेक्षा कहलाता है, जहां हम किसी घटना के पूरे क्रम को भूलकर उसका एक छोटा सा हिस्सा याद रख पाते हैं। यह पीक एंड नियम के कारण होता है, जहां हम अक्सर किसी घटना के अंत में क्या होता है इस पर ज्यादा जोर देते हैं। दृश्य आलोकनंद कोलोनोस्कोपी की यादें दर्ज की गईं, जब एंडोस्कोपी से पहले लोगों को 2 समूहों में विभाजित किया गया था। एक समूह में बहुत लंबी कोलोनोस्कोपी की गई थी, जबकि दूसरे समूह में तेज एंडोस्कोपी की गई थी, लेकिन अंत में दर्द धीरे धीरे बढ़ता गया। आप सोच सकते हैं कि सबसे ज्यादा असहज मरीज वे थे जिनकी कोलोनोस्कोपी ज्यादा समय तक चली, क्योंकि उन्हें दर्द को ज्यादा समय तक सहना पड़ा। उस समय उन्हें बिल्कुल ऐसा ही महसूस हुआ। एंडोस्कोपी के दौरान जब दर्द के बारे में पूछा जाता है तो अनुभवात्मक स्व सही उत्तर देगा। जिसे कोलोनोस्कोपी ज्यादा समय तक करानी होगी उसे ज्यादा बुरा महसूस होगा। हालांकि जब ध्यान देने की आवश्यकता होती है तो मन अधिक ऊर्जा का उपयोग करता है और संज्ञानात्मक तनाव में चला जाता है। मस्तिष्क के ऊर्जा स्तरों में होने वाले ये परिवर्तन हमारे कार्य करने के तरीके पर नाटकीय प्रभाव डालते हैं। जब मन शांत होता है तो भावनात्मक सिस्टम 1 मन पर हावी हो जाता है और तार्किक और ऊर्जाघन सिस्टम 2 कमजोर हो जाता है। इसका मतलब है कि हम अधिक सहज, रचनात्मक और निर्णय लेने में प्रसन्न होंगे, लेकिन हमसे गलतियां होने की संभावना भी अधिक होगी। जब हमारा मन तनावग्रस्त होता है तो हमारी जागरूकता बढ़ जाती है और सिस्टम 2 नियंत्रण ले लेता है। सिस्टम 2 सिस्टम 1 की तुलना में हमारे निर्णयों की दोबारा जांच करता है, इसलिए भले ही हम कम रचनात्मक हों, हम कम गलतियां करेंगे।
आप जानबूझकर मन द्वारा उपयोग की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा को प्रभावित कर सकते हैं ताकि यह चुना जा सके कि प्रत्येक कार्य के लिए किस सिस्टम को मास्टर करना है। उदाहरण के लिए, यदि आप चाहते हैं कि आपका संदेश अधिक प्रेरक हो तो मन की शांत अवस्था में जाने का प्रयास करें। ऐसा करने का एक तरीका है बार बार दोहराई जाने वाली जानकारी के संपर्क में आना। अगर जानकारी हमें बार बार दी जाती है या याद रखना आसान होता है तो यह ज्यादा प्रेरक बन जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बार बार एक ही संदेश के संपर्क में आने पर मन अधिक सकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया करने के लिए बदल गया है। जब हम कोई ऐसी चीज देखते हैं जो हमें अच्छी लगती है तो हम मन की एक शांत अवस्था में पहुंच जाते हैं। दूसरी ओर, तनावग्रस्त मन हमें संख्याओं से जुड़े कामों में सफल होने में मदद करेगा। हम इस अवस्था में तब पहुंच सकते हैं जब हमें ऐसी जानकारी मिलती है जो भ्रामक तरीके से प्रस्तुत की जाती है। उदाहरण के लिए, पढ़ने में मुश्किल फॉन्ट में तब मन को समस्या को समझने के लिए अधिक ध्यान देना होगा और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाना होगा, और इसलिए हमारे हार मानने की संभावना कम होगी। 9वां, जोखिम उठाना। संभावनाओं को कैसे प्रस्तुत किया जाता है, इसका प्रभाव इस बात पर पड़ता है कि हम जोखिम का आकलन कैसे करते हैं। हम जिस तरह से विचारों का मूल्यांकन करते हैं और समस्याओं का सामना करते हैं, वह इस बात पर बहुत हद तक निर्भर करता है कि उन्हें कैसे प्रस्तुत किया जाता है। सिर्फ एक छोटी सी जानकारी बदलने या किसी कथन या प्रश्न पर जोर देने से हमारी प्रतिक्रिया में नाटकीय रूप से बदलाव आ सकता है। इसका एक अच्छा उदाहरण हम जोखिम का आकलन करने के तरीके में पा सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि एक बार जब हम किसी जोखिम की संभावना निर्धारित कर लेंगे तो हर कोई इसे एक ही तरीके से देखेगा। हालांकि ऐसा नहीं है। सावधानीपूर्वक गिनी गई संभावनाओं के साथ भी किसी संख्या के शब्दों को बदलने से हम जिस तरह से इसे देखते हैं वह बदल सकता है। उदाहरण के लिए, लोगों को किसी दुर्लभ घटना के घटित होने की संभावना सांख्यिकीय संभाव्यता के बजाय सापेक्ष आवृत्ति के संदर्भ में व्यक्त की गई संभावना से अधिक लगेगी। एक उदाहरण, जिसे मिस्टर जोनस प्रयोग के नाम से भी जाना जाता है, में मनोचिकित्सकों के 2 समूहों से इस बारे में सलाह ली गई कि क्या इस समय मिस्टर जोनस को मनोरोग अस्पताल से रिहा करना सुरक्षित है। एक समूह को बताया गया कि मिस्टर जोनस जैसे रोगियों में दूसरों पर हमला करने की 10% संभावना होती है, और दूसरे समूह को बताया गया कि मिस्टर जोनस जैसे 100 रोगियों में से 10 के हिंसक होने की संभावना होती है। परिणामस्वरूप, समूह 2 में समूह 1 की तुलना में रिहाई से इनकार करने वाले लोगों की संख्या 2 गुनी थी। हमारा ध्यान सांख्यिकीय रूप से प्रासंगिक जानकारी से भी भटक जाता है, जिसे हेयूरिस्टिक इग्नोरेंस के रूप में जाना जाता है। ऐसा तब होता है जब हम स्पष्ट मानसिक छवियों के पक्ष में स्पष्ट आंकड़ों को अनदेखा करते हैं जो हमारे निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, निम्नलिखित 2 वाक्य, यह दवा बच्चों को बीमारी 1 से बचाएगी, लेकिन इसमें 0.001% स्थायी विकृति है, और इस दवा को लेने वाले 1 लाख बच्चों में से 1 स्थायी रूप से विकृत हो जाएगा। हालांकि दोनों वाक्यों का अर्थ एक ही है, लेकिन बाद वाला वाक्य एक विकृत बच्चे की छवि को दर्शाता है और इसका प्रभाव अधिक होता है। यही कारण है कि यह हमें इस दवा को लेने से हिचकिचाने पर मजबूर करेगा। मानव तर्क के आधार पर निर्णय क्यों नहीं लेते? व्यक्ति चुनाव कैसे करते हैं? प्रभावशाली अर्थशास्त्रियों के एक समूह ने लंबे समय से तर्क दिया है कि लोग तर्कसंगत तर्क के आधार पर निर्णय लेते हैं। उनका तर्क है कि हर कोई उपयोगिता सिद्धांत के अनुसार चुनाव करता है, और जोर देते हुए कहते हैं कि जब व्यक्ति निर्णय लेते हैं तो वे केवल तर्कसंगत डेटा को देखते हैं और सबसे बड़ी कुल उपयोगिता वाले विकल्प को चुनते हैं। उदाहरण के लिए, उपयोगिता सिद्धांत निम्नलिखित वाक्य बनाएगा: यदि आपको कीवी की अपेक्षा संतरे पसंद हैं, तो आप कीवी मिलने की 10% संभावना की अपेक्षा संतरे मिलने की 10% संभावना को चुनेंगे। जाहिर है ना?
इस क्षेत्र में अर्थशास्त्रियों का सबसे प्रभावशाली समूह शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में केंद्रित है और उनके सबसे प्रसिद्ध विद्वान मिल्टन फ्रीडमैन हैं। उपयोगिता सिद्धांत का उपयोग करते हुए शिकागो स्कूल ने माना कि बाजार में व्यक्ति सुपरतर्कसंगत निर्णय निर्माता थे, जिसे अर्थशास्त्री रिचर्ड थेलर और वकील कैस सनस्टीन ने बाद में इकोस कहा। व्यापारी के साथ प्रत्येक व्यक्ति बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करता है, अपनी तर्कसंगत आवश्यकताओं के आधार पर वस्तुओं और सेवाओं का मूल्यांकन करता है। इसके अलावा आर्थिक लोग भी अपनी संपत्तियों का तर्कसंगत रूप से मूल्यांकन करते हैं, केवल उससे मिलने वाले लाभ में रुचि रखते हैं। तो कल्पना कीजिए कि दो लोगों, जॉन और जेनी, दोनों की कुल संपत्ति $5 मिलियन है। उपयोगिता सिद्धांत के अनुसार चूंकि उनके पास समान राशि है, इसलिए वे समान रूप से खुश होंगे। लेकिन अगर हम मामले को थोड़ा और जटिल बना दें तो क्या होगा? मान लीजिए कि $5 मिलियन की किस्मत एक दिन के जुए का नतीजा है और दोनों की शुरुआत अलग अलग है। मान लीजिए कि जॉन ने दिन की शुरुआत $10 मिलियन के साथ की, लेकिन दिन के अंत में उसके पास सिर्फ $5 मिलियन बचे हैं, जबकि जेनी ने दिन की शुरुआत $1 मिलियन से की और उसे भी $5 मिलियन मिल गए। उपयोगिता सिद्धांत के अनुसार चूंकि दोनों की संपत्ति अंत में समान है, तो वे समान रूप से संतुष्ट और खुश होंगे। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। जेनी बेहद खुश होगी क्योंकि उसने एक दिन में अपनी संपत्ति 5 गुना बढ़ा ली, जबकि जॉन खुद को निराश और असफल महसूस करेगा क्योंकि उसने अपने आधे पैसे खो दिए। यह उदाहरण इस बात की ओर इशारा करता है कि लोग अपने निर्णयों में अक्सर तर्कसंगत नहीं होते। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो लोग अपनी अपेक्षाओं और अनुभवों के आधार पर चीजों को देखते और महसूस करते हैं, और भावनाएं उनके निर्णयों में बड़ी भूमिका निभाती हैं। जॉन और जेनी के इस उदाहरण में उनकी खुशी या असंतोष तर्कसंगत मूल्यांकन से नहीं, बल्कि उनकी व्यक्तिगत यात्रा और अनुभव से प्रभावित होती है। 10वां, मानवीय व्यवहार की जटिलता को समझने के लिए सिस्टम 1 और सिस्टम 2 इंच के बीच संघर्ष को समझना बेहद महत्वपूर्ण है। सिस्टम 1 तेज, स्वचालित और सहज है, जबकि सिस्टम 2 इंच धीमा, जानबूझकर और तर्कसंगत है। जब हम निर्णय लेते हैं तो ये दोनों प्रणालियां एक साथ काम करती हैं, लेकिन अक्सर एक प्रणाली दूसरी प्रणाली को प्रभावित या ओवरराइड कर सकती है। सामान्य परिस्थितियों में हमारा दिमाग सिस्टम 1 का उपयोग करता है क्योंकि यह ऊर्जा की बचत करता है और जल्दी निर्णय लेने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं या बातचीत कर रहे होते हैं, तो हमें सोचने की जरूरत नहीं होती कि कैसे गाड़ी चलानी है या किस शब्द का उपयोग करना है, यह सब स्वचालित रूप से होता है। लेकिन जब हम किसी जटिल समस्या या निर्णय का सामना करते हैं, जैसे वित्तीय निवेश करना या किसी गंभीर स्वास्थ्य निर्णय लेना, तो सिस्टम 2 सक्रिय होता है। यह हमें तर्कसंगत रूप से सोचने और अपने विकल्पों का मूल्यांकन करने के लिए मजबूर करता है। हालांकि समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम त्वरित निर्णय लेने की प्रवृत्ति के कारण सिस्टम 1 पर अत्यधिक निर्भर हो जाते हैं, भले ही स्थिति जटिल हो। ऐसे मामलों में हमारे निर्णय भावनाओं, पूर्वाग्रहों और ह्यूरिस्टिक्स, मेंटल शॉर्टकट्स से प्रभावित हो जाते हैं। यह समझने में कि हम अपने निर्णयों में क्यों तर्कसंगत नहीं होते, फ्रेमिंग इफेक्ट, एंकरिंग और फियर ऑफ लॉस जैसे प्रभाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फ्रेमिंग इफेक्ट दर्शाता है कि किस तरह किसी प्रश्न या जानकारी को प्रस्तुत करने का तरीका हमारे निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को एक चिकित्सा प्रक्रिया के जोखिम के बारे में बताया जाए और कहा जाए कि इसमें 90% सफलता दर है, तो वे इसे अधिक सकारात्मक रूप में देखेंगे। लेकिन अगर उन्हें यही प्रक्रिया इस रूप में बताई जाए कि इसमें 10% विफलता दर है, तो उनका दृष्टिकोण नकारात्मक हो जाएगा। हालांकि आंकड़े एक ही हैं, उन्हें प्रस्तुत करने का तरीका हमारी धारणा को बदल सकता है और इससे हमारे निर्णयों पर प्रभाव पड़ता है। एंकरिंग एक और महत्वपूर्ण अवधारणा है।
जब हमें कोई प्रारंभिक संख्या या जानकारी दी जाती है तो हम अक्सर उसके आधार पर अपना मूल्यांकन करते हैं, भले ही वह जानकारी प्रासंगिक न हो। उदाहरण के लिए, यदि आपको बताया जाए कि एक नई कार की कीमत $50,000 है और फिर आपको छूट के बाद $45,000 में ऑफर किया जाता है, तो आपको यह एक अच्छा सौदा लग सकता है। लेकिन अगर आपको पहले बताया जाता कि कार की कीमत $40,000 हो सकती है, तो आपको $45,000 एक महंगा सौदा लगेगा। यह एंकरिंग का प्रभाव है, जहां प्रारंभिक जानकारी आपके निर्णय को दिशा देती है, भले ही वह जानकारी तर्कसंगत न हो। लोगों के निर्णयों को अक्सर नुकसान का डर भी प्रभावित करता है। अध्ययन से पता चलता है कि लोग संभावित लाभ की तुलना में संभावित नुकसान से अधिक प्रभावित होते हैं। इसका मतलब है कि हम नुकसान से बचने के लिए अधिक उत्सुक होते हैं, भले ही इससे मिलने वाले लाभ का अवसर भी हो। उदाहरण के लिए, यदि आपको $100 का जुआ खेलने का मौका दिया जाए, जहां 50% संभावना हो कि आप $100 जीतेंगे और 50% संभावना हो कि आप इसे खो देंगे, तो अधिकतर लोग इसे ठुकरा देंगे, क्योंकि नुकसान का डर लाभ की संभावना से ज्यादा शक्तिशाली होता है। निष्कर्ष: मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से निर्णय लेने की प्रक्रिया जटिल है और तर्कसंगता के बजाय भावनाओं, पूर्वाग्रहों और स्थितियों पर आधारित होती है। सिस्टम 1 और सिस्टम 2 इंच के बीच का संघर्ष और फ्रेमिंग, एंकरिंग और नुकसान के डर जैसे कारक हमारे निर्णयों को प्रभावित करते हैं। जबकि तर्कसंगता और लॉजिक की जगह होनी चाहिए, मानव व्यवहार अक्सर इन मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा संचालित होता है। आखिरकार, हमें समझना होगा कि हमारे निर्णय हमेशा तर्कसंगत नहीं होते और भावनाओं का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। यदि हम इस जटिलता को पहचानते हैं, तो हम बेहतर निर्णय लेने के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं और संभावित नुकसान से बचने में अधिक सक्षम हो सकते हैं। मन की छवियां और मानसिक चित्र भी हमारे निर्णय और धारणाओं को प्रभावित करते हैं। जब हम किसी विचार या परिदृश्य का मूल्यांकन करते हैं, तो हम अक्सर मानसिक चित्रों का उपयोग करते हैं, जो हमारे निर्णयों और प्राथमिकताओं को आकार देते हैं। यह अक्सर तब समस्याग्रस्त हो जाता है जब ये छवियां वास्तविक डेटा और सटीक आंकड़ों से मेल नहीं खाती। उदाहरण के लिए, अगर हमें किसी दवा के बारे में जानकारी मिलती है कि 1000 बच्चों में से एक को स्थायी विकृति हो सकती है, तो यह संख्या हमें अधिक प्रभावी रूप से प्रभावित करती है यदि हम इसे 0.1% का खतरा के रूप में प्रस्तुत करें। यह मानसिक चित्र और छवियां हमारी प्राथमिकताओं और निर्णयों को गहराई से प्रभावित करती हैं। हम अक्सर संज्ञानात्मक सुसंगति का उपयोग करते हैं, जो हमारी मानसिक प्रक्रिया को व्यवस्थित और संगत बनाए रखने में मदद करता है। जब हमें किसी घटना या स्थिति की जानकारी मिलती है, तो हम उसे अपनी पूर्वाग्रहों और मान्यताओं के अनुरूप ढालते हैं, ताकि हमारी मानसिक स्थिति में कोई विघ्न न आए। यह अति आत्मविश्वास की ओर भी ले जाता है, जहां हम अपनी पूर्व धारणाओं और मान्यताओं को अनावश्यक रूप से महत्व देते हैं। जब हम संज्ञानात्मक सुसंगति की ओर झुकते हैं, तो हम अक्सर गलत निर्णय लेते हैं, क्योंकि हम अपनी मान्यताओं को प्रूफ करने के लिए सूचना का चयन करते हैं और अन्य संभावनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। इन मनोवैज्ञानिक प्रभावों को समझने के बाद आप अपने निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। जब आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर विचार कर रहे हों, तो एक सटीक और वस्तुनिष्ठ डेटा पर भरोसा करें और मानसिक छवियों के बजाय आंकड़ों पर आधारित निर्णय लें। एक प्रभावी निर्णय लेने के लिए अपने पूर्वाग्रहों और मानसिक छवियों के प्रभाव को कम करने की कोशिश करें। विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करें और सबूतों का विश्लेषण करें। जानकारी को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखने का प्रयास करें और यह सुनिश्चित करें कि प्रारंभिक जानकारी या फ्रेमिंग आपके निर्णय को प्रभावित न करे। अपने निर्णयों में भावनाओं के प्रभाव को समझें और यह विचार करें कि कैसे आपका मानसिक स्थिति और अनुभव आपके निर्णय को प्रभावित कर रहे हैं। छोटे अवधि के लाभ और नुकसानों के बजाय दीर्घकालिक प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करें।
इससे आप बेहतर और स्थिर निर्णय ले सकेंगे। निर्णय लेने के लिए केवल वर्तमान परिस्थितियों पर भरोसा न करें, बल्कि ऐतिहासिक डेटा और पिछले अनुभवों का भी अध्ययन करें। यह आपको एक अधिक सटीक और विचारशील दृष्टिकोण देने में मदद कर सकता है। निष्कर्ष: मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से निर्णय लेने की प्रक्रिया जटिल है और इसमें कई कारक शामिल होते हैं। हमारी भावनाएं, मानसिक छवियां, पूर्वाग्रह और तर्कसंगता की कमी हमारे निर्णयों को प्रभावित करती है। हालांकि इन प्रभावों को समझकर और सही उपायों का उपयोग करके हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अपनी जीवन की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं। हमारा मानसिक प्रोसेस सिस्टम 1 और सिस्टम 2 इंच के बीच संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। सिस्टम 1 के त्वरित और सहज निर्णयों के साथ साथ सिस्टम 2 इंच की सावधानीपूर्वक और तर्कसंगत समीक्षा हमारे निर्णयों को अधिक प्रभावी और संतुलित बना सकती है। अंततः समझ और जागरूकता के साथ हम अपने निर्णयों को बेहतर बना सकते हैं और व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन में सफल हो सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको हमारी किताब के मुख्य बिंदु समझ में आए होंगे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला या आपकी सोच में बदलाव आया, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके मन में किसी किताब के बारे में कोई सवाल या सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपकी प्रतिक्रिया का स्वागत करते हैं और आपकी पसंदीदा किताबों को अपने अगले वीडियो में शामिल करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बुक फास्ट ट्रैक के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।